जय हिंद बच्चों। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने प्रकाश की एक घटना के बारे में हमने चर्चा किया था, जो कि प्रकाश का परावर्तन था। उसे हमने समझा था। ऐसे ही और एक घटना है प्रकाश से संबंधित। उस घटना से संबंधित हम आज चर्चा करेंगे। आपने अनुभव किया होगा कभी कि जब किसी पात्र में भरा हुआ हो और उसमें यदि सिक्का डाल दिया जाए तो वह सिक्का ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है। उसी प्रकार से आपने यदि किसी पात्र जैसे कि कोई कांच का ग्लास है और उस कांच के ग्लास में आपने पानी भर दिया है और किसी पेंसिल या पेन को डुबो दिया तो वह मुड़ी हुई दिखाई देती है। इसी प्रकार से आपने और एक अनुभव किया होगा कि जब आप स्विमिंग पूल में जाते हैं और स्विमिंग पूल में जाने से पहले आप देखते हैं कि स्विमिंग पूल की जो तल होता है वो ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है, मतलब कि जो गहराई है, जल का जो लेवल है वो हमें कम दिखाई देता है। लेकिन जब उस जल के अंदर हम जब प्रवेश करते हैं, पुल के अंदर में जब प्रवेश करते हैं नहाने के लिए, तो उस समय पर हम देखते हैं कि जो हमने जैसा आभास किया था, जैसा हमने देखा था कि वो तल जो है बहुत ऊपर था, लेकिन जैसे-जैसे जाते हैं तो गहराई और ज़्यादा बढ़ते जाती है। तो इन सब चीज़ों के पीछे जो जितनी हमने घटनाओं के बारे में अभी देखा और बहुत सारी ऐसी घटनाएँ जो आप अनुभव करते हैं दैनिक जीवन में, तो उन सब घटनाओं के पीछे का जो कारण है, वो प्रकाश की एक घटना है जो कि अपवर्तन कहलाती है, अर्थात प्रकाश का अपवर्तन। तो इसी प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हम आज समझेंगे। तो इसे समझने से पहले एक उदाहरण ले लेते हैं हम कि मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, मतलब दौड़ते हुए जा रहे हैं। अब दौड़ रहे हैं, जो भी स्पीड से दौड़ रहे हैं और दौड़ते-दौड़ते अचानक कहीं पानी का क्षेत्र आ जाए। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए हम कहें कि कोई तालाब आ जाए, लेकिन तालाब में इतना पानी ना हो कि आप डूब जाएँ, इतना ज़्यादा नहीं, कम पानी हो, है ना? तो आप एक अनुभव करेंगे कि जब आप दौड़ रहे थे तो आपकी स्पीड और कुछ थी और जैसे ही आपने पानी में दौड़ते हुए गए, मतलब दौड़ते हुए जैसे ही पानी में प्रवेश किया तो उस समय पर आप देखेंगे कि आपकी स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है। ऐसा अनुभव किया होगा ना? तो ऐसा क्यों होता है? तो कारण ये है कि वहाँ पर माध्यम चेंज हो गया। पहले जो माध्यम था, आप जब दौड़ रहे थे, तो उस समय पर वो वायु में दौड़ रहे थे, वायु था। मतलब कि आपको रोकने वाला कोई माध्यम था, तो वो वायु था। और जब आप पानी में चले गए, तो वो रोकने वाला माध्यम जो हो गया, वो क्या हो गया? पानी हो गया, जो कि वायु की अपेक्षा घना है, मतलब सघन है। तो माध्यम चेंज होने पर आपकी चाल भी चेंज हो जाती है। तो ठीक वैसे ही प्रकाश के साथ में भी होता है कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल भी परिवर्तित हो जाती है और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है ना? अर्थात हम ये कहें कि पारिभाषिक रूप से इसे एक लाइन में यदि बोलें कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो प्रकाश जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल बदल जाती है और इसी घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब ये प्रकाश का जो अपवर्तन है, ये क्यों होता है, किस प्रकार से होता है, तो इसे तो हम समझेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए ये कोई एक सरफेस है और इस सरफेस के इस ओर बाईं ओर में कोई एक माध्यम है। इस माध्यम को मान लीजिए माध्यम नंबर 1, मीडियम 1, और ये इस सरफेस के इस ओर मीडियम 2 मान लीजिए। ठीक है? तो इस मीडियम 1 में प्रकाश की जो चाल थी, वह चाल v1 थी। कितनी थी यहाँ पर चाल? v1 थी। और जैसे ही इस सरफेस के उस पार गया, मतलब कि माध्यम दूसरे माध्यम में जैसे ही प्रवेश किया, इसकी जो चाल होती है वह v1 से बदलकर v2 हो जाती है। ये चाल जो v1 थी अभी तक इस माध्यम में, माध्यम नंबर 1 में, वो चाल माध्यम 2 में, मतलब दूसरे माध्यम में उसकी चाल बदल जाती है, v1 से v2 हो जाती है। तो इसी घटना को ही प्रकाश का हम अपवर्तन कहेंगे। अब ये प्रकाश का अपवर्तन कितना हुआ? अपवर्तन हुआ ना यहाँ पर
कि भाई परिवर्तित हो जाना, चाल का परिवर्तित हो जाना, परिवर्तन हो जाना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो ये प्रकाश का अपवर्तन जो है हुआ है, वह कितना हुआ? क्यों? क्योंकि हम भौतिकी कहें या विज्ञान में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, जो भी फिनोमेना होते हैं, उन्हें हम मेजर करना चाहते हैं कि वो मान कितना होगा, ये हम जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी हम जानना चाहेंगे कि भाई जो अपवर्तन हो रहा है वो कितना होगा। तो हम इसे एक इंडेक्स से समझते हैं, जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अर्थात अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक ये होता है पहले माध्यम में, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। मान लीजिए यहां पर प्रकाश की चाल v1 है तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल और ये है v2। तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है यह अपवर्तनांक। ठीक है, तो अपवर्तनांक एक तरह से हम ये कहें कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही हम अपवर्तनांक कहेंगे। ठीक, अब ये अपवर्तनांक जो है ये है किसका? पहले माध्यम का या दूसरे माध्यम का? इसका या दूसरे दूसरे माध्यम का? तो ये होता है उसी का जिसके द्वारा यह प्रकाश की चाल परिवर्तित हुई है। तो किसके द्वारा हुई है यहाँ पर? ये दूसरे माध्यम ने किया, इसलिए ये जो अपवर्तनांक होगा किसका होगा? वह दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाएगा। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब ये अपवर्तनांक जो है, यह जो अपवर्तनांक है, इसका मान जो है कम ज्यादा भी होगा, कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा, कभी हमें कम प्राप्त होगा और कभी यह ज्यादा प्राप्त होगा। तो ये कब किस स्थिति में ज्यादा होगा और किस स्थिति में कम होगा उसे हम देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर चाल v1 जो है कम है और यहाँ पर जाकर बढ़ गई। अब ये बढ़ेगी कब? जब ये सघन होगा और ये विरल होगा। सघन मतलब कि यहाँ पर जो एक डेंसर मीडियम का है ना, यहाँ पर इसमें चलने में इसकी चाल थोड़ी कम हुई होगी। और जैसे यहाँ पर रेयर मीडियम आ गया, मतलब कि विरल माध्यम आ गया, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर चाल बढ़ गई। जब चाल बढ़ जाएगी, यदि पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम की चाल बढ़ जाएगी, तो ऐसी स्थिति में अपवर्तनांक जो होगा वो कम हो जाएगा। और यदि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में चाल कम हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो अपवर्तनांक जो होगा उसका मान अधिक होगा। अर्थात ये होगा कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल यदि कम है दूसरे माध्यम की अपेक्षा, तो ऐसी स्थिति में अपवर्तनांक भी कम होगा। और पहले माध्यम में यदि प्रकाश की चाल अधिक थी और दूसरे माध्यम में कम हो गई, तो ऐसी स्थिति में अपवर्तनांक कम होगा। इसका सीधा से यह हम कह दें कि अपवर्तनांक का मान तभी अधिक होगा जब दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी, और यदि दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी तो ऐसी स्थिति में अपवर्तनांक का मान कम होगा। ठीक है, यदि इसमें कम होगी तो यहाँ पर अधिक होगा, और इसमें अधिक होगी तो अपवर्तनांक का मान कम होगा। ये अपवर्तनांक। और यदि हम एक तो परिभाषा बनाए तो ये दो पहले माध्यम तथा दूसरे माध्यम का अनुपात, प्रकाश की चाल पहले माध्यम में तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, इन दोनों के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं। और दूसरी भाषा में ये हम ये कह सकते हैं कि अपवर्तनांक एक तरह से यह है कि अपवर्तनांक यह बताता है कि किसी माध्यम ने प्रकाश की चाल को कितना कम किया है या कितना परिवर्तित किया है, उसे ही हम क्या कहेंगे? अपवर्तनांक कहेंगे। ठीक, अब ये अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है। एक तो पहला होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। पहला होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक।
ये निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है? यदि पहला माध्यम वायु या निर्वात हो, पहला माध्यम क्या हो? वायु या निर्वात हो, और दूसरा माध्यम इसके अलावा कोई अलग हो, तो ऐसी स्थिति में पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहेंगे? कि वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। और यदि वायु या निर्वात ना हो, पहला माध्यम वायु या निर्वात ना हो, कोई अन्य माध्यम हो, और यहां पर भी कोई अन्य माध्यम हो, मान लीजिए कि ये जल है और यहाँ पर कांच है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक को हम सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। तो दूसरा जो कहलाता है इसका प्रकार सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या? कि किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को ही हम सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यहाँ पर वायु निर्वात निर्वात के सापेक्ष, और यहाँ पर किसी एक माध्यम, इनको छोड़ करके, वायु निर्वात को छोड़ करके किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक, किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक को हम सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये हो गए अपवर्तनांक के प्रकार। अब यहां पर हम देखते हैं कि जो अपवर्तन की घटना हुई है यहां पर, तो ये देख पा रहे हैं आप कि प्रकाश किरण जो थी ये सीधी गई और इस पृष्ठ के ठीक लंबवत आपतित हुई है। ठीक है ना? यहां पर कैसी आपतित हुई है? ये ठीक लंबवत आपतित हुई है। यदि क्या हो कि यह इस पृष्ठ के लंबवत आपतित ना होकर किसी एंगल के साथ में आपतित हो जाए, तो एक यहाँ पर एक विशेष घटना देखने को मिलती है, अलग स्पेशल कंडीशन देखने को मिलती है कि जब वह कैसी आपतित हो? किसी एक कोण के साथ में आपतित हो। अब वो कोण क्या होगा उसे हम समझते हैं कि कौन से किसे कोण कहेंगे, कोण कहाँ पर निर्मित होगा, किस प्रकार से निर्मित होगा, उसे हम समझते हैं। तो इसे मिटा लेते हैं हम। मान लीजिए अभी ये जो आपतित हो रही थी ठीक लंबवत आपतित हो रही थी, अभी आपतित हो एक कोण के साथ में, तिर्यक आपतित हो, तो ये कोण क्या होगा? तो कोण के लिए हमें पहले अभिलंब बनाना पड़ता है। अभिलंब कैसे किसे कहते हैं? ये जो सरफेस है इसके साथ में वो 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का कहां पर? ये जो आपतित किरण है ये आई है, तो इसे हम कहते हैं आपतित किरण, ये कहलाती है आपतित किरण। ठीक है? और यहाँ पर ये आपतन बिंदु कहलाएगा, जहां पर जिस सरफेस के बिंदु पर आपतित हुई है इसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। और यहीं पर इस पृष्ठ पर हम 90 डिग्री पर इस प्रकार से एक अभिलंब बनाते हैं, तो जो कि पृष्ठ पर ठीक लंबवत हो। ठीक है ना? ये है अभिलंब। तो इस अभिलंब के साथ में ये कोण बनाएगी, इस अभिलंब के साथ कोण बनाते हुए इस पर आपतित होगी। तो यहाँ पर जो कोण प्राप्त होगा अभिलंब के साथ में इस आपतित किरण का, इसे हम कहते हैं आपतन कोण, इसे हम कहेंगे आपतन कोण। चल नहीं रहा है सही से पेन, यहाँ कुछ ज्यादा चिकना हो गया है। चलिए इसे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा आपतन कोण,
और इसे प्रदर्शित करते हैं आई से। ठीक है ना, इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। इसमें ना इंक भर लेते हैं हम। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम। ये अभिलंब था और ये है आपतित किरण। तो इस आपतित किरण ने इस अभिलंब के साथ जितना कोण बनाया है, इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। ये है आपतन कोण, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इस कोण के साथ में जब ये आपतित होती है और इस सरफेस पर ही आपतित हुई और इसके बाद में ये दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है, तो मान लीजिए कि ये ऐसा प्रवेश करना था, ऐसी सीधी जाना था, लेकिन यहाँ पर एक विशेष घटना देखने को मिलती है। वह ये घटना देखने को मिलती है कि अब ये इसी दिशा में नहीं जाएगी, इसकी दिशा बदल जाती है। अभी तक क्या हो रहा था कि चाल बदल रही थी, जब वहां आपतित कैसी हो रही थी, एक ठीक सरफेस पर लंबवत आपतित हो रही थी, लेकिन वहां पर दिशा नहीं बदल रही थी। यहाँ पर चाल तो बदलेगी बदलेगी, अपवर्तन की घटना में हमेशा चाल बदलती ही बदलती, लेकिन उसके साथ साथ और एक चीज बदल जाएगी, वो है दिशा। लेकिन कब? जब वहां इस सरफेस पर या इस सरफेस पर कैसी आपतित हो, एक एंगल के साथ में आपतित हो, एक कोण के साथ में आपतित हो या तिर्यक आपतित हो, हम ये कहें। तो ऐसी दशा में यहाँ पर उसकी चाल तो बदलेगी बदलेगी, साथ में उसकी दिशा भी बदल जाएगी। और ये दिशा भी अलग अलग स्थिति में हो सकती है। अलग अलग स्थिति का आशय ये कि या तो उस से हो जाएगी या अब ये निर्भर करता है उस माध्यम की प्रकृति पर कि माध्यम कैसा है। क्या डेंसर है? यदि डेंसर है तो वह इस अभिलंब को यदि हम आगे बढ़ाएं तो इस अभिलंब की ओर झुक जाएगी। यदि यह डेंसर हुआ तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और यदि यह रेयर हुआ, विरल हुआ, तो ऐसी स्थिति में यह अभिलंब से दूर हट जाएगी। जाना था ऐसी, लेकिन और दूर हट जाएगी, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप स्पेशल कंडीशन आप देख रहे होंगे, अलग विशेष स्थिति देख रहे हैं कि जब वहां किसी कोण के साथ में आपतित होती है तो ऐसी दशा में उसकी चाल तो बदलेगी बदलेगी, दूसरी चीज ये है कि दिशा भी बदल जाएगी। अर्थात ये कहें कि हम अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाना, इस प्रकार से। और विचलित किस प्रकार से होगी कि यदि वहां माध्यम कैसा हुआ, सघन हुआ, तो ऐसी स्थिति में वहां अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और यदि माध्यम विरल हुआ तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो इस घटना को भी हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर और एक नई चीज देखने को मिली अपवर्तन में कि चाल बदलने के साथ साथ में दिशा भी बदल जाती है। ठीक है, जब वह तिर्यक आपतित हो, ठीक, और लंबवत आपतित होगी तो सिर्फ केवल चाल बदलेगी और दिशा वही रहेगी। अब ये माध्यम में जब प्रवेश करी तो क्यों बदली, किस प्रकार से बदली और इसका कारण क्या है, तो इससे संबंधित हमने इसके पहले का जो लेक्चर है, एक इसी में यूट्यूब में आप एक वीडियो देखेंगे जिसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। उसमें हमने बताया है कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है और ऑप्टिकल डेंसिटी का जो कारण क्या है, कि किसी माध्यम की जो डेंसिटी जो होती है ऑप्टिकल डेंसिटी, वो उसके पीछे का जो रीजन है वो क्या है, उसमें हमने पूरा डिटेल्स बताया है। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, उसके बारे में कारण क्या है, तथा किस प्रकार से तेल तथा जो जल होता है, हमने हम जो नॉर्मली देखते हैं कि जो मास डेंसिटी में जो पानी जो होता है, जल जो होता है, उसकी जो डेंसिटी वो अधिक होती है किसकी तुलना में, तेल की तुलना में। लेकिन यहाँ ऑप्टिकल डेंसिटी में हमें थोड़ा विपरीत देखने को मिलता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसकी मास डेंसिटी, जिस पदार्थ की मास डेंसिटी अधिक हो तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी अधिक हो। यहाँ पर हमें विपरीत देखने को मिलता है। ये विपरीत देखने को मिलता है कि किसी तारपीन के तेल को यदि हमने लिया और जल को लिया तो उसकी मास डेंसिटी तो कम होगी तारपीन के तेल की, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी में बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार के एक हमने एक उसमें प्रैक्टिकल भी डेमो भी देखा है
बताया है डेमो के द्वारा, प्रैक्टिकल के माध्यम के द्वारा कि किस प्रकार से ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी भिन्न है एक दूसरे से। तो उसे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि यदि सघन माध्यम हुआ तो यह अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और यदि विरल माध्यम हुआ तो यह अभिलंब से दूर हट जाएगी। लेकिन ये सघन विरल क्या है, तो भाई इसके सापेक्ष में देखना पड़ेगा कि पहला माध्यम क्या है और दूसरा माध्यम उसके सापेक्ष में ये कैसा है। यदि इसकी डेंसिटी मान लीजिए कि ये वायु निर्वात है और ये जल है, तो ऐसी स्थिति में जो जल होगा सघन माध्यम कहलाएगा, दूसरा माध्यम। और यदि मान लीजिए कि यहाँ पर अभी जल क्या है, सघन माध्यम, किसकी तुलना में, वायु निर्वात की तुलना में। लेकिन यहां पर जल हो गया और यहां हो गया कांच, तो ऐसी स्थिति में अब जो जल होगा पहले माध्यम में, तो ये विरल कहलाएगा और ये सघन कहलाएगा। तो जो किरण है वो अभिलंब की ओर झुकेगी ऐसी स्थिति में। ठीक है। तो डिपेंड करता है कि पहला माध्यम क्या था और अब उसकी तुलना में दूसरा माध्यम कैसा है। ठीक है। तो ये विरल और सघन माध्यम हुआ। अब इसे थोड़ा सा याद रखने के लिए एक ट्रिक टाइप का है। थोड़ा अपने बचपन का जो उदाहरण से हम समझते हैं कि बचपन में आप जब कहीं अपने माता पिता के साथ में मेला मड़ई या कहीं मार्केट घूमने जाते थे, तो जब पैदल जा रहे होते थे, तो जब मार्केट नहीं मिलता था या भीड़ वाला स्थान नहीं मिलता था, तो उसके पहले आप खेलते कूदते जाते थे, मतलब दूर दूर, मतलब रोड में इधर उधर, इस साइड जाएंगे इस साइड जाएंगे, अपने मम्मी पापा का हाथ नहीं पकड़ के चलते थे, स्वतंत्र होकर के आप चलते थे। लेकिन जैसे ही भीड़ आती है, जैसे ही घना माध्यम आ जाता है, तो उस स्थिति में आप डर जाते हैं और अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ लेते हैं, मतलब पास में आ जाते हैं। जो अभी तक दूर दूर चल रहे थे आप, अब आप पास में आकर के उनके मम्मी पापा, अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ के, उनका हाथ पकड़ करके आप चलने लगते हैं। और जैसे ही फिर भीड़ खत्म होती है ना, उस पार जा रहे हैं अपन, तो भीड़ जैसे ही खत्म हुई और आप देखेंगे कि आपकी जो चाल है, वो जो आप चल रहे थे जो पास पास में होकर के, अब आप दूर दूर चलने लगते हैं, मतलब कि स्वतंत्र होकर के फिर से चलने लगते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी कि भाई सघन घना, घना में कहाँ आ गए थे आप मान लीजिए जो अभिलंब है मम्मी पापा, ये जो अभिलंब है मम्मी पापा मान लीजिए, और किरण जो है आप स्वयं अपने आप को मान लीजिए। तो जब आप घने माध्यम में गए, घना, तो किनारे हो गए, और जैसे ही वो घना स्थान दूर हुआ, विरल हुआ, तो आप दूर हट गए। घना को सघन से मानिए आप, भीड़ भाड़ वाला जो सघन है, और कम भीड़ वाला या भीड़ ना हो उसे हम क्या मान ले, विरल मान ले। तो विरल में दूर हटे हटे रहते हैं और सघन में पास में आ जाते हैं। इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो ये है प्रकाश का अपवर्तन। अब इस अपवर्तन में भी नियम होते हैं, दो नियम, जैसे कि हमने परावर्तन के नियम देखा था। परावर्तन के नियम, पहला नियम ये था कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं, तथा दूसरा नियम यह था कि आपतन कोण, सॉरी, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो उसी प्रकार से इसके भी दो नियम है। पहला नियम तो यह कहता है, पहला नियम कि आपतित किरण, जैसे उसमें दूसरा नियम था ना एक, तो वैसे ही यहां पर भी एक नियम है, आपतित किरण, अब यहां पर अपवर्तित किरण होगी, वहां पर परावर्तित किरण थी, यहां पर अपवर्तित किरण, ये वाली, ये जो किरण है ना, यहां से आपतित हुई एक कोण के साथ में और दूसरे माध्यम में प्रवेश करी, तो ये अब अपवर्तित हो गई, इसलिए हम इसे अपवर्तित, अपवर्तित किरण कहेंगे। ये भी अपवर्तित किरण है ना। इस किरण को भी अपवर्तित किरण कहेंगे यदि इधर दूर हट गई तो, है ना। ठीक, तो अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम भी कहता है, तो दूसरा नियम को समझने से पहले, लिखने से पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा एक देखते हैं कि
मान लीजिए यहाँ पर आपने अभिलंब 1 से अधिक रख दिया, है ना? हम यहाँ पर 4 अभिलंब दे रहे हैं। एक ये अभिलंब हो गया, ये दूसरा अभिलंब हो गया, ये तीसरा अभिलंब हो गया और ये चौथा अभिलंब हो गया। और यहाँ पर प्रकाश को अभिलंब के साथ में एक कोण के साथ में आपतित करवाते हैं, इस प्रकार से। तो ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण, इसे R से प्रदर्शित करते हैं और इसे I से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर अलग, यहाँ पर आपने आपतन कोण के मान को फिर बदल दिया, तो अपवर्तन कोण का मान भी बदल जाएगा, ये अलग देखने को मिला। फिर आपने इस प्रकार से आपतन कोण के मान को फिर बदल दिया, तो अपवर्तन कोण का मान फिर आपको अलग मिलेगा। फिर आपने आपतन कोण के मान को और बदल दिया, तो यहाँ पर अपवर्तन कोण का मान फिर अलग देखने को मिल रहा है। ठीक है, अलग अलग मान आपतन कोण के लिए, अपवर्तन कोण के मान भी अलग अलग देखने को मिल रहे हैं आपको। ठीक है, पहली कंडीशन में आपने ये देखा कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात था, जो भी मान आए होंगे, लेकिन अनुपात में यदि हम देखें तो वो अनुपात मान लीजिए कि 4:3 था। ठीक है, कितना था? 4:3 आया। जो भी मान आया होगा, लेकिन अनुपात में यदि हम देखें तो 4:3 आया। दूसरे में आपने देखा कि आपतन कोण के मान को फिर बदल दिया आपने, तो अपवर्तन कोण का भी मान बदल गया। लेकिन एक चीज आप देखेंगे यहाँ पर, तो वो हाँ प्राप्त होता है कि भले ही आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के मान बदल जा रहे हैं, उनका मान बदल जा रहा है, लेकिन दोनों का अनुपात जो कि जो पहले हमको अनुपात मिला था 4/3, वही अनुपात आपको दूसरे में भी प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से ये दूसरे में भी वही प्राप्त होने लगा। तीसरे में फिर आपने बदला आपतन कोण के मान को, तो अपवर्तन कोण का मान फिर बदल गया। ऐसी स्थिति में फिर आपने देखा कि भले ही आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के मान बदल गए हैं, लेकिन अभी भी अनुपात जो है वह 3/4 है। और चौथे में फिर आपने बदला आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के मान को, और फिर आपको देखने को मिला कि जो अनुपात है वह फिर से 4:3 है। तो आप हर दशा में यदि आपतन कोण के मान भले ही अलग अलग हैं, उनके लिए अपवर्तन कोण के मान भी अलग अलग मिल रहे हैं, लेकिन एक चीज आपको नियत दिखाई दे रही है। वो क्या है? यहाँ पर इन दोनों का अनुपात, कि हर समय आप बदलते जा रहे हैं, लेकिन अनुपात जो है वह एक सा बना हुआ है। तो यहीं से आपका दूसरा जो नियम निकल के आता है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियत होता है। ये एक सा मिल रहा है ना, तो ये एक नियतांक होता है या नियत होता है, और इसी नियतांक को हम कहते हैं म्यू। इसी नियतांक को हम अभी हमने जो देखा था म्यू अपवर्तनांक, ये है अपवर्तनांक, और इसे हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे इस प्रकार से लिखते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, या कुछ इस प्रकार भी लिख लेते हैं हम कि μ1 2। कुछ कुछ राइटर जो है कुछ बुक में इस प्रकार से लिखते हैं, और कुछ और एक जो तीसरा प्रकार है ऐसा लिखते हैं। ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, या इसे इस प्रकार बोल सकते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, या यहाँ पर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इस प्रकार से हम ये दो नियम देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन की घटना में। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पर क्लोज करते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि ये तो था एक समतल पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन की घटना,
इसके बाद में जैसे कि हमने समतल पृष्ठ के द्वारा परावर्तनिक घटना देखा था, उसके बाद में एक गोली पृष्ठ के द्वारा परावर्तन देखा था, तो इसमें भी हम अपवर्तनिक घटना को अभी हमने समतल पृष्ठ के द्वारा देखा है। इसके बाद में हम देखेंगे किसी गोली पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन। तो वहां पर एक हमको एक लेंस का कॉन्सेप्ट निकल करके आता है, उसे हम समझेंगे। ठीक है ना? तो फिलहाल इसे हम क्लोज यहीं पर करते हैं। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा, और यदि ये समझ में आया होगा तो आगे की जो वीडियो है वो और भी आसानी से आपको समझ में आएगी। धन्यवाद।